नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। महागठबंधन बेसब्री से सोनिया गांधी के विदेश से आने का इंतजार कर रहा था। सोनिया जैसे ही विदेश से आई, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। लेकिन ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद को जितनी ही जल्दबाजी है, उतनी जल्दबाजी शायद सोनिया को नहीं है। सोनिया गांधी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है और ऐसे में जब उनसे लालू और नीतीश मिले तो वो कोई आश्वासन नहीं दे सकी और कह दिया कि वो कांग्रेस संगठन के चुनाव के बाद वो इस संबंध में बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सोनिया गांधी ने तारीख देकर लालू नीतीश को टरका दिया है? और देखिए, विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार ने दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ 10 जनपद जाकर कांग्रेस प्रमुख यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद फिर से बातचीत होगी। वहीं लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। मैडम ने कहा, सोनिया जी ने, कि उनके पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों से बात करेंगे, नया अध्यक्ष कौन आते हैं नहीं आते हैं, तो फिर बात हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी का ये कहना कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद बात करेंगे, ये संकेत देता है कि विपक्षी एकता की स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हो पाई है। चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। 9 अगस्त को एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। सबसे पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुलाकात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली में केजरीवाल से मिले, लेकिन केजरीवाल एकला चलो की बात कर रहे हैं। और अब सोनिया गांधी से मुलाकात। इस मुलाकात के बाद भी बात अगली तारीख की होने लगी है, जिसके बाद विपक्षी एकता की मुहिम पर संशय के बादल छाने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और मेन फ्रंट की फाइनल स्क्रिप्ट में कितने पेज है, ये तो उसके कर्ता धर्ता भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर साफ है कि मेन फ्रंट की फाइनल स्क्रिप्ट अभी तक तैयार हो ही नहीं पाई है। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि सोनिया के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद ये बातचीत और ज्यादा बढ़ेगी और आगे भी बातचीत की जाएगी। यानी कि मेन फ्रंट की फाइनल स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई है। फिलहाल तो आलम यह है कि ये स्क्रिप्ट अभी टाइटल से ही आगे नहीं बढ़ पाई है। किरदार पर बार बार बात अटक जा रही है। किरदारों की भूमिका और डायलॉग्स लिखे जाने अब भी बाकी है। और देखिए, जिस कांग्रेस के भरोसे मेन फ्रंट की स्क्रिप्ट तैयार करने की कवायद चल रही है, वो कांग्रेस खुद अंतर कलह से जूझ रही है। जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला है यानी कि अशोक गहलोत, वही बगावत कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस का हाल बद से बदतर होता जा रहा है और अब महज 2 राज्यों में ही उसकी सरकार है। राज्यों में पार्टी संगठन में बगावत की स्थिति है और पुराने नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के भीतर ही अंतर खाने लगातार कलह की चर्चाएं हो रही है। और अशोक गहलोत की बात कर लें तो उनके ऊपर भी कई तरह की बातें उनको लेकर भी सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम जेडीयू की बात कर लें तो खुद जेडीयू पर भी इस वक्त ग्रहण लगा हुआ है। दरअसल जेडीयू बिहार के बाहर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो वहां भी जेडीयू की समाप्ति हो चुकी है। मणिपुर की बात कर लें तो मणिपुर में भी पार्टी लुट चुकी है।
दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी पार्टी पूरी तरह उसका खात्मा हो चुका है। और अगर विपक्ष का ये हाल है कि कल चौटाला की जिस रैली में विपक्षी दलों को जुटाने की कोशिश की गई, उसमें मेन फ्रंट में कितने पेज, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये तस्वीरें स्पष्ट होती नजर आ रही है कि बड़े बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप उस रैली से गायब थे। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उससे अलग रही। ना केजरीवाल आए, ना ममता बनर्जी आई, ना नवीन पटनायक आए और ना ही केसीआर। और इसके बिना विपक्ष कितना मजबूत होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये कहने की, ये बताने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि इन तमाम बातों से यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जिस मुहिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगे हुए हैं, लगातार उनकी ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द विपक्षी दलों को एक साथ किया जाए, एकजुट किया जाए। और इसी सिलसिले में लगातार मुलाकातों का दौर बदस्तूर जारी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल जितनी जल्दी लालू प्रसाद यादव को है, उतनी जल्दी कांग्रेस को तो है ही नहीं। बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद नीतीश को केंद्र की राजनीति में भेजकर तेजस्वी को जल्द से जल्द सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस खुद से जूझ रही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। और चक्रव्यूह में नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि बिहार को भी फंसा करके रख दिए हैं। जितनी जल्दी लालू यादव को अपने बेटे को सुपर सीएम से सीएम बनाने की है, उतनी जल्दी सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। सोनिया गांधी को राजनीतिक समझ है, वो तैयारी कर करके टेबल पर इन लोगों के साथ बैठ। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुलाकातें हो, जल्दी जल्दी रणनीति बने और जल्दी जल्दी मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। मोदी सरकार कुछ दिन और टिक गई तो हम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। अब बैंक डूबने शुरू हो गए, बैंक बर्बाद हो रहे हैं। आपको पता है जो सरकारी हमारे बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, उसमें करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए हैं, एफडी की संख्या घट गई है, बैंकों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। भाजपा के नेता चाहे जितना भी अनर्गल प्रलाप कर ले, विपक्षी दलों की एकता के अभियान से कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट, बेचैनी और सबसे ज़्यादा उनको इस बात का डर है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं लौट पाएंगे। और अब बात बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर अपने ही विभाग के अधिकारियों पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारी 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली दफा ऐसा बयान दिया हो, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। 35,000 तो मैं खुलके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है, तो सिंचाई विभाग का है, मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। तो मैंने जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक। चिंताजनक बात ये थी कि 11-12 में हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था। और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था, मतलब 1,00,000 टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी। तो ये नई जो आबादी लोग आए, इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया। जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी जरूरत है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे मंत्री तो यहाँ भी थे ना भाई, और चीजें नहीं बनी तो हम भी हमारे मंत्री बनने का क्या मतलब। इस जिला में तो 2 मंत्री हो गए और चीजें वही चले। और देखिए, मंत्री सुधाकर सिंह पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं और ऐसे में इन्हीं विवादों के बीच सवाल तो ये भी उठते हैं कि अगर मंत्री आप हैं तो स्थिति को सुधारेगा कौन।
कृषि मंत्री सुधाकर सिंह किसको चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये अपनी ही सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? और कृषि मंत्री किस पर सवाल उठा रहे हैं? वो अधिकारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं या सरकार पर? मौजूदा सरकार या पिछली सरकार पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या वो सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार ही सीएम थे और इस दफा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और ऐसे में सुधाकर सिंह के बयान का आखिर अर्थ क्या है? क्यों इस तरह के विवादित बयान वो हर बार अपनी ही सरकार के खिलाफ देते हैं, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ देते हैं? अगर सुधाकर सिंह मंत्री हैं तो सुधार कौन करेगा? क्या दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर वो खुद को बचाना चाह रहे हैं? क्या वो किसी के दबाव में ये बयान दे रहे हैं? ये सवाल उठने लाजमी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खुद कृषि मंत्री बिहार सरकार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में। और ऐसे में इस तरह के विवादित बयान देना कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म देता है। और देखिए, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयानों से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी को सरकार पर हमले का मौका मिल गया। कृषि रोड मैप केवल कृषि विभाग से जुड़ा हुआ नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन क्या मंतव्य दे रहे हैं। वो विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ कृषि रोड मैप है जो बिहार के कृषि के क्षेत्र में उसने परिवर्तन का एहसास इस रूप में कराया कि चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कृषि कर्मण पुरस्कार तो किसी पैरवी से नहीं मिला बिहार को। बेस्ट डेयरी का अवार्ड 2018 में अगर मिला पशुपालन के क्षेत्र में तो वह बिहार के पशुपालकों के कर्म से मिला है। उपलब्धियों की फेरहिस्त है। अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। नीतीश कुमार जी एक बेहद खूबसूरत महत्वाकांक्षा के साथ हमसे लगे हुए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और राजद के सहयोग से बन जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का अंतर्द्वंद अभी सरकार के बीच में और महागठबंधन के दलों के बीच में उभर कर आ रहा है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है उसे ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे। और देखिए, छपरा के जलालपुर में चर्चित आदित्य हत्याकांड मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। सारण एसपी ने बताया कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जब रूपसपुर थाना अंतर्गत रुकनपुरा जगह पे एक लवेरो इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड करके कंपनी थी, वहाँ पे ये सूचना मिली कि उनके ऑफिस में चोरी कर ली गई है, जहाँ पे ऑफिस का काफ़ी सारा सामान जैसे लैपटॉप, बैग इत्यादि चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसके बाद जो है वो अनुसंधान किया गया, उसमें पता लगा कि कुछ सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल था। और अगली खबर पूर्णिया से आपको बता दें, जहां साइबर अपराधियों ने कमिश्नर से फर्जी आईडी बनाकर एक अधिकारी से 1 लाख रुपए की ठगी की। कमिश्नर ने बताया कि किसी ने व्हाट्सएप पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास को मैसेज भेजा और उनके नाम पर 1 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए गए अकाउंट में रुपए भेज दिए। बाद में पूछे जाने पर यह पता चला कि यह काम साइबर ठगी वाले गिरोह का है। कमिश्नर ने बताया कि पिछले 10 दिनों में पूर्णिया के आईजी और एसपी सहित कई बड़े अधिकारियों को ये मैसेजेस आए, लेकिन सभी ने उनसे बात की और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बिना पूछे ही रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डायरेक्टर साहब फोन किए कि सर आपका एक मैसेज आया था। हमके नहीं, मैं तो मैसेज कोई नहीं किया हूँ, तो ये साइबर क्राइम वाले कर रहे होंगे। उसके बाद फिर 10 बजे हमको इलेक्शन ऑफिसर साहब का फ़ोन आया कि सर आपका मैसेज आया था। हम कि नहीं, मैं तो मैसेज नहीं किया हूँ, आपको साइबर क्राइम के फेरा में पड़ गए क्या? तो बोले कि हाँ सर, हम तो 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिए कि अभी तुरंत जाके FIR दर्ज कीजिए। तो उन्होंने के नगर थाना में FIR किया। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने के साथ लोगों की समस्याएं सामने उभर कर आने लगी है। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के हालात काफी खराब हैं। यहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहता है। नाले की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों के घरों में नाले का पानी घुस जाता है। और इतना ही नहीं, यहां के लोगों के लिए पेयजल की भी सुगम व्यवस्था नहीं की गई है। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के बनहरा की समस्याओं और लोगों के हालात की जानकारी ली हमारे संवाददाता नागेंद्र ने। जिला के 3 नगर निकाय में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। अभी मैं फिलहाल अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के बनहरा ग्राम में है और आप देख सकते हैं कि ये नगर निकाय का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 9 का।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है अपनी समस्या को लेकर है। यहाँ पर पेयजल आपूर्ति से लेकर साफ सफाई, नाली और सड़क का समस्या है। लोगों का कहना है कि 2 दशक से नगर पंचायत में आने के बाद भी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। लोगों को पानी के लिए यहाँ पर परेशान होना पड़ता है, गंदगी की सफाई नहीं होती है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है। अच्छा बताइए, क्या परेशानी क्या है? परेशानी यही है, हम लोगों का पानी का दिक्कत है। दूसरी बात ये लाला देखिए कैसा है, लाला से उल्टे पानी बाहर नहीं निकलता है, निकास होता है, उल्टे पानी घरे घुसता है। अच्छा, तो पानी का पाइप सब घर में लगा हुआ है? लगा हुआ है, लेकिन पानी 2.5 साल से पानी नहीं दिया है। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां शक्ति की उपासना की जाती है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं, ये ऐसी मान्यता है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना का त्योहार नवरात्र। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में उपासना का काफी महत्व है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से उत्पन्न दुर्गा मां की पूजा की शुरुआत पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना के साथ होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भवानी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन के दौरान माता को रोली चावल लगाकर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। गाय के घी का भोग मां को लगाना चाहिए। माता की कृपा से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र में माता रानी गज पर सवार होकर आ रही हैं, जिसका फल बहुत ही शुभ है। देवी का प्रस्थान अथवा गमन भी हाथी पर होगा, जिसका फल भी शुभ फलकारक है। आज के दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्र के अनुसार कलश में सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास माना गया है। ये मां दुर्गा की पूजा अर्चना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। घट स्थापना से भक्त को भी पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे सुख शांति आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।